से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आने हैं, डॉक्टर जॉनसन से रिलेटेड। जॉनसन पैदा हुआ है 1709 में और डेथ हुई है 1784 में, यानी 1709 में पैदा हुआ और 1784 में डॉक्टर जॉनसन की डेथ हुई है। न्यू क्लासिकल एज जो है उसमें ये आता है, ट्रांजिशनल एज भी इसको कहा जाता है जिस एज में ये था। और 7 सितंबर 1709 और डेथ हुई है 1784 में। ये क्या था आपसे पूछ लें, बायोग्राफर था, यानी ये बायोग्राफी लिखता था, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिक था, लिटरेरी क्रिटिक था। और उसके बाद क्या था, एक डिक्शनरी लिखते हैं, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। ये क्या करता था, डिक्शनरी लिखता था। इसने डिक्शनरी भी लिखी थी। इसने डिक्शनरी क्यों लिखी थी, लोग ज़्यादा उस वक्त फ्रेंच डिक्शनरी को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो इसने कहा कि वो ऐसी डिक्शनरी लिखेगा कि जिसकी वजह से लोगों को फ्रेंच डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि फ्रेंच लैंग्वेज वो हम अपनी डिक्शनरी लिखेंगे। तो इसने वर्क किया इंग्लिश डिक्शनरी में। प्ले राइट था, पोएट था, एसिस्ट था, मोरलिस्ट था। और पोइट्री, पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए तो टोरे पार्टी है इंग्लैंड के अंदर, उसका ये मेंबर था। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा जाए तो किसका मेंबर था, टोरे पार्टी का। एक विग और टोरे पार्टी का जिक्र आया है, अगर आपने पढ़ा हो जोनाथन स्विफ्ट को, ठीक है। वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र करता है, विग और टोरे पार्टी। ये टोरे पार्टी का मेंबर भी था। नाम है डॉक्टर जॉनसन, 1709 में पैदा हुआ और 1784 में डॉक्टर जॉनसन की डेथ हुई है। इन्फ्लुएंस था, किससे इन्फ्लुएंस था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ड्राइडन थे। ड्राइडन जो अर्लियर पोएट था, क्रिटिक था, प्ले राइट था, राइटर था, उससे ये इन्फ्लुएंस था। रिलीजियसली, यानी रिलीजन इसका, मज़हब इसका एंग्लिकन था, चर्च इसका एंग्लिकन था। कॉमेडी, इसने शेक्सपियर के बारे में कमेंट किया। आप अक्सर जो हैं अपने ग्रुप में भी डिस्कस करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। ये शेक्सपियर को कहता है कि शेक्सपियर जो इंस्टिंक्ट, यानी जबिल्ली तौर पर वो एक कॉमेडियन था, यानी कॉमेडियन राइटर जो था वो जबिल्ली तौर पर था। और कहता है कि स्किलफुली, यानी जिसमें उसने स्किल डेवलप की थी, वो ट्रेजेडी है। सो कॉमेडी इज इन हिज इंस्टिंक्ट बट ट्रेजेडी इज हिज स्किल। तो कहता है ट्रेजेडी जो है वो शेक्सपियर की क्या थी, शेक्सपियर के ऊपर कमेंट करता है ये भी क्रिटिक था। कहता है कि शेक्सपियर जो है जबिल्ली तौर पर क्या था, वो एक कॉमेडी राइटर था, यानी कॉमेडियन था, मतलब ही राइट्स गुड कॉमेडी। बट जो इसने स्किल सीखी थी वो क्या थी, स्किल उसने सीखी हुई थी किसकी, इसकी ट्रेजेडी की। तो वो उसे कहता है कि वो बुनियादी तौर पर अच्छा कॉमेडी राइटर था, मतलब जबिल्ली तौर पर वो कॉमेडी को अच्छी लिखता था। वो उसके अंदर बाईबॉर्न जैसे चीज़ होती है, तो वो कहता है उसके अंदर मौजूद थी। और जॉनसन कहता है कि जॉनसन ने कमेंट किया, ये एक पोएट है जो कि कंटेम्प्रेरी है जॉनसन, ये बेन जॉनसन है, ये और जॉनसन है, ये शेक्सपियर की एज का जॉनसन है। इसके स्पेलिंग ये है JONSON, जॉनसन, बेन जॉनसन। ये कंटेम्प्रेरी है किसका, शेक्सपियर का। तो जब शेक्सपियर की डेथ हो जाती है तो शेक्सपियर के बाद मतलब बेन जॉनसन जो है वो कमेंट करता है इसके ऊपर। वो कहता है कि ही नोज लेस ग्रीक। ये बात याद रखिएगा कि किसने कमेंट किया था, ये कमेंट किसने किया, ये कमेंट किया किसने, बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने कमेंट किया किसके ऊपर, शेक्सपियर के ऊपर। कहता है कि हमारा जो पोएट शेक्सपियर था ना, वो कहता लेस ग्रीक जानता था और इंग्लिश बहुत जानता था। कहते हैं कि शेक्सपियर ने 50,000 वर्ड जो हैं वो कॉइन आउट किए हैं, कैसे क्लबिंग टुगेदर डिफरेंट वर्ड्स और उनको मिला के कुछ दूसरी लैंग्वेज से। तो एनी हो, बेन जॉनसन का कमेंट याद रखिएगा। वो पूछ सकते हैं आपसे कि हु commented on Shakespeare and he said Shakespeare know less Greek and more English। तो वो था बेन जॉनसन।
ये मैंने आपको बता दिया। बायोग्राफर था, लिक्सिकोग्राफर था, उसके बाद क्रिटिक था, प्ले राइट था, पोएट था, एसिस्ट था, मॉरलिस्ट था और टोरे पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। नाम है इसका जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। उसके बाद 39 है। आई थिंक हम थोड़े से आगे आ गए हैं, मुझे ज़रा 20 पे आए, पीछे आए। यस, वी वर हेयर। हम बात कर रहे थे, हम 20 पे थे। कहता है कि सिस्टेट इज, सिस्टेट किसको कहते हैं? एक जो सोनेट होती है, सोनेट के अंदर वो कहते हैं ना 14 मिसरे होते हैं, मतलब उसके एक हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। उसमें 8 लाइन होती हैं और दूसरी लाइन, दूसरा जो हिस्सा पार्ट, उसको क्या कहते हैं? सिस्टेट। ये इटालियन ने दिया था। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, एक पोएट था, उसका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क की एक ब्लवर थी, उसका नाम था लौरा। तो लौरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लौरा की मोहब्बत में वो क्या करता? पोइट्री लिखता, सोनेट लिखता, और उससे मुतासर होकर वाइट और सरे जो हैं उससे लेकर आए पोइट्री पेट्रार्क से इंग्लैंड के अंदर। और उन्होंने मतलब वाइट ने तो हूबहू कॉपी किया। वो पेट्रार्क की सोनेट को करता, लेता और उसे ट्रांसलेट करके लोगों को बताता, इम्प्रेस करता। ये कोर्टियर पीपल थे, यानी वाइट और सरे जो हैं कोर्टियर पीपल थे। एक एन बोलन का नाम सुना होगा आपने। एन बोलन जो है वो हेनरी VIII की वाइफ थी। वाइट जो है मोहब्बत करता था एन बोलन से, तो उसने लिखी है, एक पोएम लिखी है, हूसो वांट टू हंट आई नो वेयर इज़ द हिंट। मैं जानता हूँ हिंट कहाँ है, अगर आप शिकार करना चाहते हो तो कहता है मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्यार में क्या होता है, किस तरह से आहें भरता है इंसान, किस तरह से तबाह बर्बाद होता है। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं मिलता रहा। अल्टीमेटली मुझे ये पता चला कि उसके कॉलर पे लिखा हुआ है जूलियस, आम जूलियस, मैं सीज़र की मलकियत हूँ। तो वो किसको पोएम करता है डेडिकेट, मतलब वो किसको क्रिटिसाइज, किसको लिख रहा है? वो डायरेक्टली तो नहीं बता सकता। हेनरी VIII बड़ा ख़तरनाक था। हेनरी VIII ने अपनी वाइफ को भी कत्ल करवा दिया था, उसी ने ब्रेक किया था। मतलब 2 चर्च, पहले एक ही चर्च था, रोमन चर्च, और रोमन चर्च को ही सारे मानते थे क्रिश्चियन, और यही चर्च जो है उनको कंट्रोल करता था। लेकिन हेनरी VIII शादियाँ करना चाहता था, वो एक वारस चाहता था, उसके पास बेटा नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो उसकी बेटी है, ठीक है, हेनरी VIII की। तो हेनरी VIII को बेटा वारिस चाहिए था, वो अपनी वाइफ को कत्ल कर देता, नहीं शादी कर लेता। अल्टीमेटली उसने रोमन को ख़त लिखा, रोमन चर्च को, कि मैं और शादी करना चाहता हूँ। वो कहते तुम जालिम हो, हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। यानी चर्च जो थे वो कंट्रोल करते थे किंग को। तो जब उसने इजाज़त नहीं दी तो वो कहता मैं कट ऑफ करता हूँ और सारे लिंक अपने, हम नया चर्च बनाएंगे। और उन्होंने अपना एक नया प्रोटेस्टेंट जो है, जो नया एक मज़हब बना लिया। तो उन्होंने लहदा, मतलब एक चर्च लहदा कर दिया। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सोनेट का कंसेप्ट कहाँ से आया है? पेट्रार्क से। पेट्रार्क से वाइट सरे लेकर आए। जी प्लीज बोलिए। सर अगेन इसको रिपीट कर दें जो आपने पीछे बताया, हिस्ट्री से रिलेटेड, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का। हाँ, प्रोटेस्टेंट, एक है प्रोटेस्टेंट मज़हब उनका, एक है कैथोलिसिज्म। इसको कैथोलिसिज्म भी कहते हैं, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक भी कहते हैं। ये रोमन कैथोलिक जो है ये अर्लियर क्रिश्चियन है, ये नया उनका चर्च बना था, ठीक है। जब इस चर्च को क्वेश्चन होने शुरू हो गए तो इनसे निकल कर आया एक नया मज़हब, प्रोटेस्टेंटिज्म। सो बिफोर दैट देयर वाज ओनली कैथोलिसिज्म। सो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, दे कंट्रोल एंड दे ओवरऑल govern. If you talk about the medieval age all about the church. Church dominates. Even king has to take allow from the church in a way to marry, in a way to have some right. So even church controls the kings as well. तो कुछ किंग ऐसे भी आए हैं, जैसे हेनरी जो था, ये क्या करता था, हेनरी VIII अपने अंडर करता था चर्च को। इसने अपने अंडर चर्च को करने की कोशिश की और ये लेकर भी आया। मतलब इसने एक तो उसे वारस चाहिए था। हेनरी VIII क्या कर रहा था, वो अपनी वाइफ को कत्ल कर रहा था, इवन एन बोलन को भी, और इस तरह बहुत सारी उसने अपनी वाइफ को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या अल्टीमेटली क्या चाह रहा था कि उसकी शादी हो जाए ताकि उसे कोई वारस मिल जाए। यानी हो उसे कुछ नहीं मिला, और क्वीन एलिजाबेथ ही अल्टीमेटली रानी बनती हैं इंग्लैंड की। और उसके बाद, उसकी डेथ के बाद हमने देखा कि वो जेम जो सेकंड होता है, क्या नाम था, जिकोबियन एज इससे बनती है, तो वो
अल्टीमेटली उसके पास भी नहीं, वो शादी नहीं करती क्वीन एलिजाबेथ। तो ये ओवरऑल इन दोनों की मतलब हिस्ट्री है। इसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिएगा, रोमन कैथोलिक के ऊपर, और ये कैसे इवन ओवरऑल ये फार्म हुआ था। ये थोड़ा सा ज़रा सुन लें। यानी सबसे पहले हमारे पास था पेट्रार्क, जो कि सोनेट लिखता था। पेट्रार्क जो था क्या बनाता था, ऊपर बनाता था ऑक्टेव। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, 8 लाइन, फिर उसके बाद 6 लाइन देता था, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम बताता और इसमें सोल्यूशन दे देता। इसको कहते थे सिस्टेट। 6 लाइन को क्या कहते हैं, यानी ये इटालियन है ना, ये इटालियन थी, सोनेट बेसिकली इटालियन है। तो उससे फिर ये इंग्लिश पीपल लेकर आए, वो ट्रांसलेट करते रहे पहले पेट्रार्क को, और वाइट ने थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, उसने जस्ट ट्रांसलेशन की, ठीक है। वो वैसे कुछ खुद भी पोएम लिखने की कोशिश की। वो एन बोलन से मोहब्बत करता था। एन बोलन किसकी मदर थी, वो मदर थी एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ की, और उससे मोहब्बत भी करता था। उसने पोएम भी लिखी, मैंने आपको बताया, हु सो वांट टू हंट आई नो वेयर इज़ द हिंट। ये उसकी बड़ी प्रोमिनेंट पोएम है, वाइट की। उसके बाद सरे, ये एम ए इंग्लिश के मतलब कोर्स में भी है। उसके बाद हमारे पास था सरे, सर थॉमस वाइट और सरे, अर्ल ऑफ सरे। तो ये दोनों कोर्टियर थे, ये भी बात याद रखिएगा। वो पूछेंगे कि वो कौन से पोइट थे जो कोर्टियर भी थे दोनों। तो ये दोनों उस्ताद शागिर्द, ये दोनों उस्ताद शागिर्द भी हैं। अब सरे ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। सरे ने क्या किया कि 4 लाइन के मतलब उसको लाइनों में बांट दिया, यानी उसको डीकंस्ट्रक्ट करके इसको 14 लाइन को उसने 4 और 2 लाइन का कॉपलेट साथ डाल दिया। यहाँ तक बात समझ आ रही कि उसने 4 लाइन बनाई, फिर 4 बनाई, फिर और उसके बाद ये शेक्सपियर ने इसको मोर रिफाइन कर दिया। उसने उसकी राइमिंग स्कीम थोड़ी सी चेंज करके लास्ट में क्या डाला, एक तो इसको आइएम्बिक पेंटामीटर में कर दिया। आईएम क्या होता है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आईएम होता है। और ये पेंटामीटर कैसे बनते हैं, अगर इन दोनों के मिलाप से 5 फीट बन जाएं, 1 2 3 4 5, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इस तरह ये 5 बन जाए, टोटल बन रहे हैं ये सिलेबल, इनके काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, 2 4 और ये फिर 6 और 8 और 10। तो इसको कहते हैं पेंटामीटर। ये 5 बनते हैं, 1 2, पेंटा का मतलब होता है 5, 3 4 5। आइएम्बिक पेंटामीटर। हाउ पेंटामीटर इज फॉर्म्ड, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और इससे ये बनता है, और इसको कहते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। तो इस तरह डिफरेंट मीटर में आप लिख सकते हैं, टेट्रा, हेक्सा, ठीक है। तो डिफरेंट हेप्टा मीटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक ज़रूर सेंड करूँगा। व्हाट इज़ हीरोइक कॉपलेट। अच्छा, नीचे एक उसने पूछा हुआ है ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, ये हो गया 22 पे आए, ये हो गया सिस्टेट हो गया। आपको आई थिंक आप आसानी से आप इसका आंसर कर लेंगे अगर वो पूछ ले तो। व्हाट इज़ पैराबल। अच्छा, पैराबल क्या होते हैं, बाज़ का जॉन एशबेरी का जो हम पढ़ाते हैं अमेरिकन लिटरेचर, तो उसमें पूछते हैं कि राइट अ डिटेल नोट मेलोडिक ट्रेन एज अ मॉडर्न पैराबल। सो व्हाट इज़ पैराबल। पैराबल इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी विच हैज़ अ मॉरल, यानी ऐसी स्टोरी जिसके बिहाइंड कोई मॉरल हो, उसे हम कहते हैं पैराबल। सो पैराबल इज़ अ स्टोरी विद द मॉरल लेसन, कि उसका कोई मॉरल लेसन उसके साथ हो, उसे क्या कहते हैं, पैराबल। तो पैराबल इज़ अ स्टोरी, तो इसमें कौन सा है, ये मॉरल लेसन, जिसके साथ कोई मॉरल लेसन जो है वो अटैच कर दें। आपने देखा होगा बहुत सारी जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोइट्री के साथ कोई ना कोई वो या एलेगोरिकल एलिमेंट दे देते हैं, या कोई वो बार्डिक एलिमेंट दे देते हैं, या कोई एनेक्डोट उसमें शामिल कर देते हैं। व्हाट इज़ एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब भी टेल स्टोरी होता है, ठीक है, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई उसको कहते हैं एनेक्डोट। तो जैसे थीमस हीनी करता था, थीमस हीनी क्या करता था कि वो एनेक्डोट में बात करता, राउंड अबाउट लैंग्वेज में बात करता, मेटाफर में बात करता, कंपेयर कर देता, डायरेक्ट बात ना करता। उसने पोइट्री को उसने लिखा था री डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, उसने पोइट्री को रीडिफाइन किया था सीमस हैनी ने।
तो इस तरह वो भी क्या करता था, पोइट्री को उसके अंदर टेल्स डालता, कुछ स्टोरी डालता। मतलब उसकी कंट्री पे, आयरलैंड पे कब्ज़ा हुआ था, तो वो क्या कहता था कि 4 मॉन्स्टर जो हैं वो आए और उन्होंने क्या किया, वो आग उगल रहे थे, यानी वो टैंक जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। आपको शायद पता हो, आयरलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड ने कब्ज़ा किए रखा है। उसके बाद है, ये हो गया हमारा पैराबल्स। उसके बाद पॉप रोट। पॉप ने क्या लिखा था? पॉप क्या कैसी पोइट्री करता था? मैंने आपको बताया कि पॉप की सारी पोइट्री उठा लें, वो पोइट्री करता है, हीरो कॉपलेट बनाता है, ठीक है, वो कॉपलेट की फॉर्म में, 2-2 की लाइन। कहता है देयर प्रिटी आइज रोल्स चार्म स्ट्राइक द साइट मैरिट विन द सोल, रोल सोल। जब 2 लाइन कपल की फॉर्म में हो, कपल का मतलब होता है 2, और दोनों राइम्ड हो, तो इट इज़ नोन एज हीरोइक कॉपलेट। सो क्या कहते हैं, ऐसा कॉपलेट जो राइम्ड भी हो और साथ वो 2 पोइट्री की लाइन्स हो, उसे हम कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। मैंने जैसे आपको बताया शेक्सपियर भी पोइट्री कैसे करता था, एक तो आयम्बिक पैटा में 4-4 का वो क्वार्टरन्स बनाता था, उसके क्वार्टरन्स कैसे वो बनाता था, 4-4, और उसके बाद 2 लाइन का कॉपलेट साथ डालता था। लेकिन वो आम कॉपलेट नहीं होता था, वो क्या होता था, हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट मीन 2 लाइनें। तो यहाँ पे आप देखें पॉप रोट, पॉप ने किस में लिखा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ना तो फ्री राइम उसे कह सकते हैं, उसने लिखा है हीरोइक कॉपलेट में, तो उसका बी ठीक है, ठीक है। तो वो पूरी पोइट्री जो है, इसीलिए इनको कहते हैं, इनको क्लासिकल पोएट क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? वाई दे आर कॉल्ड क्लासिकल पोएट? ड्राइडन टू पॉप। आप ड्राइडन को चले जाएं, हाउ डू दे राइट पोइट्री, हाउ दे आर गोइंग टू राइट पोइट्री, what was their वे टू राइट पोइट्री, क्या वो करते थे फॉलो, क्यों उन्हें कहा जाता था? सर उन लोगों ने एंशिएंट को फॉलो किया है थॉरली। वो रूल को फॉलो करते थे, ठीक है। आप अगर पढ़ें, अगर आप पढ़ें एंशिएंट ग्रीक को पढ़ें, ठीक है, आपने शायद नहीं पढ़ा, मैंने एक क्रिटिक पढ़ाया था, रोमन क्रिटिक लॉन्जाइनस। ये मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जानते हैं लॉन्जाइनस एज अ रोमन क्रिटिक था। वो क्या कहता है कि नेचर और आर्ट प्लस आर्ट मिलकर एक शाकार जो बनता है, ये दोनों का मिलके बनता है। कहता है कुछ चीज़ें जैसे, वो कहता है जैसे वेहमेंट पैशन, ठीक है, वेहमेंट पैशंस और एक्सट्रीम किस्म के पैशन, ये आप खुद नहीं भाई बना सकते, ये कहाँ, ये नेचर के गिवन होते हैं, ठीक है। उसने कहा पैशन, फिगर ऑफ स्पीच, डिक्शन, इस तरह उसने कुछ 3 चीज़ों को कहा। कहता है कि ये नेचर की तरफ से, मतलब ये नेचर की हैं कुछ चीज़ों। हाँ जी सर ये है लॉन्जाइनस आल्सो कॉल्ड फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। यस, इसे कहा जाता है कि फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक भी, क्योंकि इसने क्या किया था मैं बताता हूँ। इसने थॉट फीलिंग को उसने उनका कहा कि देखें, वो जैसे मैंने कहा अभी बात की नेचर की और प्लस आर्ट की। क्लासिक लोग थे वो क्या करते थे, वो जस्ट आर्ट के ऊपर फोकस करते थे, क्लासिकल राइटर, नेचर को वो शामिल नहीं करते थे। जबकि हमने रोमांटिक जो पोएट देखे वो क्या करते थे, वो नेचर को शामिल करते थे रोमांटिक पर। किसकी बात करते, पैशन की, फीलिंग की, इमोशन की और जज्बात की, इमेजिनेशन की। एंड टॉक अबाउट जॉन कीट्स, ही सेज दैट द पोएट्री शुड कम लाइक लीव्स टू द ट्री, इफ इट्स नॉट कमिंग इट्स बेटर शुड नॉट कम। अगर ऐसी पोएट्री नहीं कर रहे तो पोएट्री ना करो, ठीक है। आई सोलली एंड कंप्लीटली बिलीव इन द होलीनेस ऑफ हार्ट। कहता है मैं होलीनेस ऑफ हार्ट पे बिलीव करता हूँ, जो दिल से बात निकलती है वो प्योर और खास होती है। मतलब किसका, जॉन कीट का, जो कि रोमांटिक पोएट था। वो क्या कहता है, ब्यूटी, कहता है फर्स्ट इन ब्यूटी फर्स्ट इन माइट। हु सेड? इन हैप्रियन जॉन कीट सेड फर्स्ट इन ब्यूटी फर्स्ट इन माइट। ये क्या है, माइट मतलब ताकत किसकी है, जो ब्यूटी होती है। तो अल्टीमेटली वो आर्ट को ताकतवर कहता है कि आर्ट बहुत ताकतवर है। आर्ट की चीज़ें जो, आर्ट मिटता नहीं है। मतलब मेरे पास आर्ट है तो मैं आने वाले किसी और को, अपने स्टूडेंट को सिखा जाऊंगा, आप आगे सिखा देंगे, आप आगे सिखा देंगे, आप सो फोन एंड सो फोर्थ। आर्ट मरता नहीं है। वो कहता है कि व्हाट मैड परस्यूट, और किस तरह का कहता है परस्यूट कर रहे हैं ये जो लवर हैं। कहता है ये हमेशा, जॉन कीट कहता है ऐसे ही रहेंगे, इनके पैशन कभी कम नहीं होंगे। वो इन मतलब ग्रेशियन अर्न के ऊपर पिक्चर देखता है तो वो कहता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर।
देयरफॉर ये साउंड स्वीट सॉन्ग। तुम कहता है कि प्ले ऑन, तुम बजाते जाओ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे पैशन कभी कम नहीं होंगे। यहाँ पे पैशन फीलिंग्स जो हैं बदलते रहते हैं, इमोशन इमेजिनेशन हर चीज़ चेंज होती है, बट आर्ट के ऊपर जो इनग्रेव हो गया वो तो कभी कथा ख़त्म नहीं होगा। सदियों पहले कहता है एंशियंट दौर में भी तुम्हारे सॉन्ग ऐसे ही सुने जाते थे और आज भी लोग ऐसे ही कहता है इसको एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन कि अपनी पैशन, अपनी अक्ल को फॉर द मोमेंट आप सस्पेंड करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके पोइट्री करने को क्या कहते हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटी। अपनी इमोशंस, अपनी जो आपकी अपनी अक्ल है, अपनी सेंस है, आपकी लॉजिकल थॉट्स हैं, उसको सस्पेंड करें, उसको नेगेट करें और उसके बाद पोइट्री किसी टॉपिक पे करें। इट इज़ नोन एज नेगेटिव कैपेबिलिटी बाय जॉन कीट। आज आपके काफ़ी कंसेप्ट इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। कौन सा था चल रहा था? डन इज़ अ फेमस फॉर यूजिंग हिज। डन किस लिए मशहूर था? डन मशहूर था कंसीट के लिए, यानी कंसीट के लिए। डन मशहूर था मेटाफर के लिए। डन मशहूर था हाइपरबली के लिए। कोई बताएगा व्हाट इज हाइपरबली? सर एग्जेजरेशन का यूज करना सेंटेंस में। हाँ, एग्जेजरेशन का यूज करना उसे कहते हैं हाइपरबली। एक और चीज है वो भी जरा नोट करें, लाइटटीज। व्हाट इज लाइटटीज? लाइटटीज का मतलब होता है कि अंडर एस्टिमेट करना, इतना अंडर एस्टिमेट करना कि बस आप कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो आप मतलब अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करके बता रहे हैं, तो वो क्या है? लाइटटीज। हाइपरबली किसी को बढ़ा चढ़ा के बयान, ठीक है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। पॉप हो गया, डन हो गया। डन जो है वो किसके लिए? डन को किसने एडमायर किया था? टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने कहा कि बड़ा ग्रेट पोएट है भाई। लोगों ने धड़ाधड़ जॉन डन को की किताबें खरीदनी शुरू कर दी। जॉन डन बेसिकली स्कूल मैन था। जॉन डन जो है एक जीसेट स्कूल से, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा लिखा था और वहाँ पे उसने कोई यूनिवर्सिटी कोई ज्वाइन नहीं की थी। और उसने कहाँ से सीखा था? उसने बस चर्च से, वो राइमिंग स्कीम ये वो जहाँ पे वो सॉन्ग वगैरह गाते हैं। अगर आपने किसी चर्च में अगर कभी आपका जाना हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे क्रिश्चियन, वो मुझे कभी इनवाइट करते, तो मैं एक दफ़ा गया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम किस तरह से सॉन्ग पढ़ते हैं, किस तरह साम पढ़ते हैं। ये एक बुक है बाइबल की, साम, वो सारी पोएटिक फॉर्म में है। तो वो गा के पढ़ते हैं, मतलब उसको गाते हैं। तो उनके यहाँ ये म्यूज़िक जो है वो क्या है? वो होली है, उनकी एक रिलीजियस सेरेमनी है। हमारे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके है क्रिश्चियन में। अच्छा जी, पॉप हो गया, डन हो गया। नीचे देखिएगा, जॉन डन के साथ कुछ और पोएट हैं, उनको नोट कर लें, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। मेटाफिजिकल पोएट कौन है? ऐसी पोएट्री करते हैं जिनको आप साइंस के ज़रिए आप उनके ऊपर मतलब उनको जज नहीं कर सकते। वो ऐसी चीज़ों जिसके ऊपर आप उनको ना तो उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना उनको ऐसे साहब कर सकते हैं 2+2=4। ये बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स होते हैं, ठीक है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। सर यूज ऑफ जुक्सटापोजिशन, ये भी इनकी क्वालिटी थी। हाँ, ये यूज़ ऑफ विट ये बहुत यूज़ करते हैं, लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं, पन, कंसीट, ठीक है, मेटाफर्स, ऑक्सीमरोन, ठीक है, हाइपरबली, लाइटटीज, सेनेक्डकी, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते और घुमा के रख देते पढ़ने वाले को। जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी एक मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है। आगे लिखें एंड्रियो मार्वल, पूछ लें तो ये याद होने चाहिए आपको। और उसके बाद अब्राहम कोले को तो आपको पता ही है कि इसके ऊपर डॉक्टर जॉनसन ने एक बुक लिखी थी। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको बड़ा अच्छी तरह याद रखेंगे, मैं बार बार कहता रहता हूँ। रिचर्ड क्रैशा, और उसके बाद हमारे पास है हेनरी वॉगन, VAUGHAN। और उस पे इनके टॉप पे इनका लीडर कौन है? जॉन डन। ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं।
कल इंशाल्लाह कोई पोएम जो है इनकी भी शामिल करके बताऊंगा आपको, वो भी पढ़ाऊंगा कि वो कैसा लिखते हैं। रॉब ब्राउनिंग एज, आगे ब्राउनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? विच वन इज अ विक्टोरियन, इनमें से कौन सा विक्टोरियन पोएट है भाई? ब्राउनिंग। ब्राउनिंग, वेरी गुड। ब्राउनिंग की एज है, मैं अक्सर बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मलका विक्टोरिया की जो रीन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1937 to 901। 1837। 1830। ये कौन सी मेरी स्टूडेंट बोल रही है? सर आई एम अनीला। अच्छा, वेलकम, वेरी नाइस, यू आर हैविंग गुड आइडिया। अच्छा अनीला, ये 1837 से 1901 है, यहाँ मलका विक्टोरिया की डेथ होती है, वहाँ पे एज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि ब्राउनिंग किस एज में आ रहा है। मैं उस पर इसकी यहाँ पे एज लिखूँगा, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है। विक्टोरियन एज का जिसको पता होगा वो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेगा। 1889 में ब्राउनिंग की डेथ हुई है, तो ये किस एज में आ रहा है? इस एज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बन गया विक्टोरियन एज का पोइट। शेक्सपियर है, टेनिसन है। ठीक है, अब ये हो गया। इसका थोड़ा सा वर्क लिख लें कि ये लिखता कैसे है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग जो है वो आयरनी यूज़ करता है। ब्राउनिंग जो है डार्क ह्यूमर यूज़ करता है। अब कोई बताएगा व्हाट इज़ डार्क ह्यूमर? ये भी मैंने बड़ा डिटेल डिस्कस किया है। सोशल कम्युनिटी कमेंट्री करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? हिस्टोरिकल सेटिंग देता है। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या करता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, वेरी नाइस। ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, मतलब वो उसका जो मोनोलॉग होता है, करेक्टर जो है अपने माइंड का एक मोनोलॉग खुद ही देता रहता है। और चैलेंजिंग वोकैबुलरी कौन यूज़ करता था? ब्राउनिंग। वोकैबुलरी जो चैलेंजिंग किस्म की, आम बंदा सोचता कि ये क्या लिख दिया इसने, सिंटैक्स जो है बड़े बना लिखता। और ये प्ले राइट था। ठीक है, विक्टोरियन प्ले राइट था, पोएट था, और विक्टोरियन एज में आता है। नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और 1812 में पैदा हुआ, और 1889 में ब्राउनिंग की डेथ हुई है। विक्टोरियन पोएट है। मेरे ख्याल में एनफ आइडिया हो गए हैं। डार्क ह्यूमर, आयरनी, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग, और चैलेंजिंग वोकैबुलरी, और सिंटैक्स, और बना के ये लोगों को दिखाता। तहमीना इज ओवर हेयर। तहमीना, आर यू प्रेजेंट? तहमीना, इफ यू आर प्रेजेंट लेट मी नो। अच्छा जी, आगे देखिएगा। ये कौन सा 25 हो गया। आगे देखें कि वो कहता है कि हु इज़ एलिज़ाबेथन। एलिज़ाबेथन कौन है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एलिज़ाबेथन के ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपसे पूछ ले कि एलिज़ाबेथन पोएट कौन कौन से हैं। एलिज़ाबेथन पोएट्स, हु इज़ एलिज़ाबेथन, इनमें से कहता है एलिज़ाबेथन कौन है पोएट। तो पहला कौन है एलिज़ाबेथन? हमारे पास मतलब इसमें तो शेक्सपियर ही एलिज़ाबेथन पोएट है, बाकी सारे जो क्या हैं एलिज़ाबेथन एज में नहीं आते। तो एलिज़ाबेथन प्रोमिनेंट पोएट के नाम लिख लें। सर फिलिप सिडनी, ठीक है। एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर किस वजह से मशहूर है? फेरी क्वींस की वजह से, मैंने आपको बताया हुआ है। रॉजर एशम्स, ROGER, रॉजर एशम्स, ASCHAM, रॉजर एशम्स। रिचर्ड हुकर, ये सारे क्या हैं? एलिज़ाबेथन पोएट हैं। देखिए, मैंने आपको एक शेक्सपियर से कितने पोएट जो हैं हमें मज़ीद इनके नाम याद होने चाहिए। वो कोई भी पूछ सकता है, ये नहीं कि उसने शेक्सपियर ही पूछना है। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोव, उसके बाद विलियम शेक्सपियर। ये अब इतने बड़े राइटर जो हैं, गोल्डन एज भी कहा जाता है लिटरेचर में इस एज को, क्योंकि इतने बड़े बड़े राइटर जो हैं, पोएट्स जो हैं, वो आए थे इस एज में। अच्छा जी,
गोल्ड एज इन द इंग्लिश लिटरेचर, क्या कहा जाता है इसको? गोल्ड एज इन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में इतने बड़े बड़े राइटर जो हैं आए हैं, तो इस एज को कहा जाता है गोल्ड एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ज़रा नाम नोट कर लें: सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, रॉजर एशम्स, रिचर्ड हुकर्स, क्रिस्टोफर मार्लोव, और उसके बाद विलियम शेक्सपियर। सो दीज आर एलिजाबेथन पोएट्स, वेरी प्रोमिनेंट। होप यू नोटिस्ड ऑल दीज। आपने प्रिंट इसका स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट ले लिया करें साथ साथ। आगे एक और है, ये देखिएगा, इधर है फिल इन द ब्लैंक। हाँ जी, ये कहता है कि फिल इन द ब्लैंक। अब ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एज प्रूव्ड एज द पिकॉक, इसमें ये पिकॉक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एज स्लिपरी एज एल। एल जो होता है ना, ये एक ऐसे एक डायरेक्शन होती है, एंगल होता है, तो वो उसको कह रहा है कि इतना स्लिपरी है जैसे कोई एल होता है। उसके बाद वो कहता है एस्केपिज्म इज़ अ क्वांटिटी ऑफ पोइट्री। किसकी पोइट्री? क्वालिटी ऑफ पोइट्री, इसने शायद क्वांटिटी लिखा है, क्वालिटी। एस्केपिज्म किसकी क्वालिटी थी पोइट्री, यानी कौन सा राइटर था जो एस्केपिज्म को यूज़ करता था और अपनी पोइट्री यूज़ करता था? वो क्या था? जॉन कीट्स। चलें जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुआ और डेथ हुई है 1821 में। इसको पैसों की ज़रूरत थी, तो इसने इकट्ठी जो है 6 सोनेट ओड्स लिखी थी। कितनी लिखी? इकट्ठी 6 ओड, और बड़ी मशहूर हैं वो। एक है ओड ऑन अग्रेशन अर्न। मैं थोड़ा सा इसको मतलब लिखने में दुश्वारी है, तो मैं वैसे लिखता जाता हूँ। ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस। और ये 6 ओड जो हैं उसने कौन सी डेट में लिखी थी, किसी को पता हो? ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन नाइटिंगेल, 5 ओड ऑन साइकी, 6 ओड ऑन अटम, ओड टू अटम। तो ये सारी 6 जो ओड हैं उसने इकट्ठी लिखी थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी, तो वो बेचारा लिखता है। बड़े उसने ऐसे बुरे हालात देखे हैं, फिर उसकी डेथ भी होती है टीबी से। ये उसने 1819 में लिखी थी, ठीक है, ये नोट कर लें। 1819 में उसने लिखी थी, और ये इन्फ्लुएंस था, एक पोएट है, ही कंपोज्ड 6 ओड्स इन 1819। और इसने किसको इन्फ्लुएंस किया है? इन्फ्लुएंस्ड लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, यानी लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन जो था वो इससे इम्प्रेस था। टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन जो है वो क्या था? वो इससे इन्फ्लुएंस था। लेट्स डिस्कस जॉन मिल्टन को थोड़ा सा डिस्कस कर लें अब। विच डिस्क्राइब, वो कहता है कि लिरिसिज्म इज नोन इन द इंटेग्रल क्वालिटी ऑफ किसकी पोइट्री है? वर्ड्सवर्थ की, शैले की, शेक्सपियर की, नन ऑफ। यानी शैले जो है वो क्या लिरिसिज्म अपनी पोइट्री में लाता था, इसलिए कहा जाता है कि वो एक लिरिक पोइट था। आगे जी, विच डिस्क्राइब द मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन मातम। मातम कौन सी पोइट्री शो करती है? अनिला, कौन सी पोइट्री इसमें से? एलेजी। एलेजी जो है ऐसी सोनेट, ऐसी पोएम होती है कि जो क्या करती है? मातम को शो करती है, कि आप किसी की डेथ पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ग्रैंड मिल्टन को ज़रा डिस्कस करते हैं। ग्रैंड स्टाइल इज डिस्क्राइब एज किसका? मिल्टन का। तो मिल्टन की एज आ जाएं, मिल्टन को डिस्कस करें। मिल्टन की एज क्या है? 1608 में पैदा हुआ और 1674 में डेथ होती है मिल्टन की। मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज से ताल्लुक़ रखता है, यानी प्योरिटन एज में ये छाया हुआ था।
क्योंकि वो खुद प्योरिटन था और वो ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मिल्टन के। 1600 से 1660 किसकी एज है? प्योरिटन की। प्योरिटन को रिप्लेस्ड कौन करते हैं आके? रिस्टोरेशन एज में कौन रिप्लेस करता है आके? चार्ल्स टू। चार्ल्स टू कौन था? बेटा था किसका? चार्ल्स वन का। हाँ, चार्ल्स वन का, क्योंकि चार्ल्स वन को भी हेडेड कर दिया गया था, वो लड़ता था पार्लियामेंट के साथ, उसकी बनती नहीं थी, और ये आके रिप्लेस करता है 1660 में इनको, और ये अपनी हुकूमत चलाता है 1700 तक। ठीक है। चार्ल्स टू के दौर में मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुई, उसने लिटरेचर को, और फ्रेंच, और उसकी 1000+ मिस्ट्रेस थी, उसने बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी, वो लिटरेचर भी वैसा चाहता, वो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस एज में प्योरिटन को डिस्करेज किया जाता, रोमांसेस पे बात की जाती, वर्ल्डली अफेयर पे बात की जाती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात की जाती, लेडी के साथ रिलेशन बयान किया जाता, एक लेडी का बहुत सारे हस्बैंड, एक वाइफ जो है वो घर में अकेली है तो वो बोर होती है तो वो बहुत सारे बॉयफ्रेंड बना लेती है, ठीक है, वो रिलेशन बताए जाते और इससे लोग बड़े खुश होते हैं। यानी वो एज जो है वो कहते हैं ना, ये लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ।